हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए। किसके लिए? रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए पढ़ रहे हैं हम। क्या? बायोलॉजी, साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस। और हमारी साइंस की क्लास है 8। कौन सी? 8वीं क्लास है आज। तो साइंस में हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। क्या देख रहे हैं? बायोलॉजी। इसके बाद देखेंगे केमिस्ट्री, इसके बाद देखेंगे फिजिक्स। क्या देखेंगे? फिजिक्स। तो हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम कोश का पढ़ चुके हैं, ऊतक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ऊतक। ऊतक में कौन सा? जंतु ऊतक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जंतु ऊतक। और जंतु ऊतक में कौन सा? सर संयोजी ऊतक देख रहे हैं। उपकला ऊतक देख चुके थे। कौन सा? उपकला ऊतक हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा? संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक में हम कौन सा पढ़ रहे हैं? ब्लड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आज पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं ब्लड, रक्त। खून सभी लोगों ने देखा ही होगा कि खून कैसा होता है, रक्त कैसा होता है और किस कलर का होता है। तो सभी लोग जानते हैं रक्त के बारे में। तो आज हम रक्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्या है? ये कैसा ऊतक है? ये कितना पाया जाता है? इसका क्षारीय पीएच मान क्या होगा? क्षारीय होगा, अम्लीय होगा? इसके कार्य क्या हैं? ये क्या क्या करता है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं ब्लड। हम पढ़ते हैं क्या? रक्त। क्या पढ़ने वाले हैं? रक्त। तो पहली बात तो ये समझिए कि रक्त जो है वो कैसा है? संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक में रक्त कैसा होता है? रक्त देखा हो सबने, कैसा? तरल होता है। कैसा होता है? तरल होता है। तो रक्त कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है? रक्त है तरल संयोजी ऊतक है। तो हम पढ़ने वाले हैं तरल संयोजी ऊतक रक्त के बारे में। किसके बारे में? तरल संयोजी ऊतक रक्त के बारे में। तो रक्त क्या हुआ? रक्त तरल संयोजी ऊतक हो गया। क्या हो गया? रक्त तरल संयोजी ऊतक हो गया। और ये होता कैसा है? कैसा होता है? हम सब लोगों ने क्या देखा है? बचपन से खून से खेलते आए हैं। कभी ये उंगली काटी, कभी वो काटी, यही करते आए। तो देखा क्या होगा? देखा कि लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। कैसा होता? गाढ़ा होता है। कैसा होता? गाढ़ा होता है। लाल रंग का, गाढ़ा, और कैसा? चिपचिपा टाइप का। कैसा होता है? तो चिपचिपा भी होता है। कैसा? चिपचिपा। चिप चिपा भी होता है। कैसा होता है? चिपचिपा होता है। लाल रंग का, गाढ़ा, चिपचिपा। और स्वाद इसका कैसा होता है? कैसा होता है? स्वाद इसका कैसा होता है? थोड़ा सा नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन। सभी लोगों ने टेस्ट किया होगा। सभी लोगों ने टेस्ट किया होगा। कोई नहीं कहेगा कि खून को, ब्लड का टेस्ट नहीं किया है। तो सभी लोगों ने खून को चखा है। क्या किया? सभी लोगों ने खून को चखा है। जब भी उंगली भी लगती है, कहीं लगता है, तो अधिकतर जब उंगली में लगता है तुरंत उंगली कहाँ? मुंह में चली जाती है। कहाँ? मुंह में। या देखा होगा बचपन में दांत टूटे हैं सबके, जब दांत टूटे हैं तो क्या? ब्लड निकला है। आजकल क्या होता है कि आजकल की हम भाषा में क्या, जब हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। अधिकतर क्या करते हैं? ब्रश करने में ब्रश जब फिसल जाता है तो क्या? मसूड़ों में लग जाता है, तो क्या निकलता है? रक्त निकलने लगता है। क्या निकलता है? तुरंत रक्त निकलता है। तो वो आदमी क्या करता है? तुरंत उसको चख लेता है। तो ये क्या? लाल रंग का, गाढ़ा, चिपचिपा, कैसा? तरल पदार्थ है। कैसा? तरल पदार्थ है। तो रक्त कैसा हो गया? लाल रंग का, गाढ़ा, चिपचिपा, नमकीन स्वाद वाला, कैसा? तरल पदार्थ होता है। कैसा होता है? तरल पदार्थ होता है। ये एक इंसान में कितना पाया जाता है? एक इंसान में कितना पाया जाता है? स्वस्थ लोग होते हैं 5 लीटर 6 लीटर होता है। तो इस प्रकार से बोलते हैं, या बोलते हुए सुना होगा लोगों को। तो देखते हैं कि कैसा होता है, किस हिसाब से रक्त मानव के आदमी के शरीर में होता है, किस हिसाब से पाया जाता है। तो ये पाया जाता है किस? जो स्वस्थ मनुष्य, मान लीजिए कोई स्वस्थ मनुष्य, जो स्वस्थ मनुष्य, उसका मान लीजिए बॉडी का वेट, स्वस्थ मनुष्य 70 किलो का माना जाता है। तो यदि इसके ये कितना 70 किलो का कोई आदमी है, स्वस्थ मनुष्य, हष्ट पुष्ट है, बढ़िया,
तो ब्लड इस हिसाब से देखा जाता है कि जो व्यक्ति का जो वजन है, क्या है, जो बॉडी का वेट है, कितना, जो बॉडी का वेट है इसके इसके कितना होता है, इसके होता है 7 से 8%। कितना होता है इसका? 7 से 8% होता है। तो ब्लड किस हिसाब से होता है कि जो बॉडी का जो शरीर का वजन होता है उसी के हिसाब से, वजन के हिसाब से कितना, वजन के हिसाब से यदि किसी का 100 किलो है तो उसका कितना होगा 7-8, उसके शरीर में 7 से 8 लीटर ब्लड होगा। कितना होगा 7 से 8 लीटर। तो स्वस्थ मनुष्य में देखा गया तो ये कितना मापा गया, तो ये मापा गया 5 से कितना 5.5 लीटर तक। कितना? 5 से 5.5 लीटर तक शुद्ध स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड को मापा गया। कितना मापा गया? 5 से 5.5 लीटर तक मापा गया। अब ये ब्लड करता क्या है, ब्लड क्या क्या काम करता है, तो देखें तो ब्लड क्या क्या करता है। तो ब्लड क्या करता है, जो क्या है, जो ब्लड के कारण ही क्या है सभी लोग जीवित हैं। क्या है? ब्लड ही पूरे शरीर में क्या है फैला हुआ है, ऊपर से नीचे तक ब्लड ही क्या सर्कुलेट हो रहा है सभी कोशिकाओं, धमनी और सिराओं में क्या हो ब्लड ही सर्कुलेट हो रहा है। तो ये क्या करता है, ब्लड ही क्या करता है प्रतिरक्षा प्रणाली करता है। क्या? प्रतिरक्षा प्रणाली है, यही क्या करता है, यही मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है। यही वायरस वगैरह को क्या करता है, नष्ट करता है। इसी में जो भाग हैं वो क्या नष्ट करते हैं। क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या? ऑक्सीजन को रक्त में पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाता है। तो ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। हार्मोन्सों का क्या, हार्मोन्सों का क्या करता है, परिवहन करता है। पोषक तत्वों उत्सर्जन पदार्थों का भी क्या करता है, परिवहन करता है। और रक्त का क्या करता है, थक्का जमाता है, रक्त का स्कंदन भी किया जाता है। तो ये सारी इसके कार्य। तो नॉर्मल चीज़ें हमने ये समझा ब्लड के बारे में। और ब्लड किन किन भागों से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं ब्लड, खून जो होता है, रक्त, ये किन किन भागों से मिलकर बना होता है। तो हमने सामान्य सी चीज़ें देखी, क्या क्या देखी कि रक्त के कार्य, रक्त क्या क्या करता है, ऑक्सीजन को ढोता है, हार्मोन्स को ढोता है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, ये सारे के सारे ब्लड का कार्य है। और ब्लड होता क्या है, किस रंग का, लाल रंग का, गाढ़ा चिपचिपा तरल होता है। कैसा होता है, गाढ़ा चिपचिपा तरल होता है। ये किसका, इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान होता है, इसका पीएच मान कितना होता है 7.4। ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा, क्षारीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। तो ये कैसा, क्षारीय होता है। 7 कैसा होता है, उदासीन होता है। क्या? 7 कैसा, उदासीन होता है। 7 से ऊपर क्या होते हैं, क्षारीय, 7 से नीचे क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्या? अम्लीय होते हैं। तो ये कैसा है, ये क्षारीय होता है। कितना, इसका 7.4 होता है, ये हल्का क्षारीय होता है। अब ब्लड किन किन से बना होता है मिलकर, तो ब्लड में कितने, 2 होते हैं। ब्लड में कितने, 2 भागों से मिलकर बना होता है। ब्लड में कितने भाग, 2 भाग होते हैं। तो ब्लड कितने, ब्लड मिलके 2 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों, 2 भागों से मिलकर बना होता है। तो 2 भाग कौन किसके, एक तरल भाग होता है। कैसा, एक तरल भाग होता है, एक तरल भाग होता है जो कितना होता है, जो 55% होता है। कितना होता है, 55% होता है। एक कौन सा होता है, एक कोशिकीय भाग होता है। एक क्या होता है, कोशिकीय भाग होता है, जो कितना होता है 45%। कितना होता है, 45%। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ब्लड। तो ब्लड कितने, 2 भागों में, एक तरल भाग, एक कोशिकीय भाग। तरल भाग को क्या बोलते हैं, तरल भाग को बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और दूसरा होता है उसे क्या बोलते हैं, कोश, जो क्या होती है, कोशिकाएं। क्या, उनको कोशिकीय भाग बोलते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है, तरल भाग होता है जो क्या सफ़ेद रंग का होता है। कैसा, इसका हल्का पीला पीला रंग का होता है। ये प्लाज्मा कितने भागों से मिलकर बना होता है, तो ये प्लाज्मा कितने भागों से मिलकर, इसमें कई चीज़ें होती हैं। प्लाज्मा में कितने भाग होते हैं, तो प्लाज्मा में देखा जाए जो 55% होता है, तो उसमें कितना, प्लाज्मा में 93% क्या होता है, जल होता है। जो प्लाज्मा होता है उसमें 93% क्या होता है, जल होता है। क्या होता है, जल होता है। इसमें 6% के समथिंग क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, 6% के समथिंग क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। फिर इसमें क्या होता है, इसमें 1 से 2% क्या होते हैं, 1 से 2% होते हैं, जैसे CO2। क्या हो गया, CO2 हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, अमोनिया हो गया। और क्या हो गया इसमें,
एंटीबॉडी भी होते हैं, क्या एंटीबॉडी भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, साल्ट भी होते हैं, क्या विटामिन भी होते हैं, साल्ट भी होते हैं, ड्रग भी होता है, इसमें ग्लूकोज भी होता है। ये सारी की सारी इसमें चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, इन सब चीज़ों से ये मिलकर क्या बनता है, प्लाज्मा बनता है। इन सब चीज़ों से मिलकर क्या प्लाज्मा बनता है। अब दूसरी साइड जो कोशिकीय भाग है उसमें क्या क्या होता है, उसमें होती है क्या आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या होती हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट बोलते हैं इनको। लाल रुधिर कणिकाओं को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इनको वो क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या इनको ल्यूकोसाइट, इनको थ्रम्बोसाइट भी बोलते हैं। तो ये क्या, ये रुधिर रक्त के भाग। तो रक्त कितने भाग में, दो भागों में बटा होता है। क्या रक्त के कितने भाग होते हैं, दो भाग, एक प्लाज्मा होता है, दूसरा कोशिकीय भाग होता है। क्या एक प्लाज्मा, दूसरा कोशिकीय भाग। तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है, जल होता है, प्रोटीन होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, अमोनियम एसिड, एंटीबॉडी, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन वगैरह, साल्ट वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, ये सारी की सारी ड्रग वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें प्लाज्मा में होती हैं। और कोशिकीय भाग में क्या था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो ये कोशिकीय भाग। अब प्रोटीन में देखते हैं, प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन में 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से, 3 मुख्य प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन, एक एल्बुमिन प्रोटीन, क्या कौन सा, एल्बुमिन प्रोटीन, एल एल्बुमिन प्रोटीन। दूसरा कौन सा होता, फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन। और तीसरा कौन सा होता, तीसरा ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये 3 प्रोटीन पाए जाते हैं जो 6% होते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ये इतने भागों से मिलकर ब्लड, रक्त बनता है। अब इनके एक एक करके भागों को हमको पढ़ना है। प्लाज्मा में तो कुछ पढ़ना नहीं, प्लाज्मा का तो प्लाज्मा को जल के बारे में क्या पढ़ना, प्रोटीन के बारे में, इनके बारे में देख लेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, इन सब के बारे में आगे धीरे धीरे जो इनके बारे में सब केमिस्ट्री में हम देखेंगे। मेन भाग इनका क्या, इनका, इनमें कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए, ये अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये अवशिष्ट पदार्थ हैं, इनमें ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं होता। तो इनके ये तो ठीक है, साल्ट को सब जानते हैं, ड्रग को जानते हैं, ग्लूकोज को जानते हैं, यूरिया को जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं, सब लोग जानते ही हैं इसके बारे में, यूरिया गैस। तो उनको पढ़ना है बेसिकली कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं आरबीसी। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए जो अभी हमने समझा है उसको देख लेते हैं भाषा के रूप में। तो देखते हैं रक्त कैसा, रक्त क्या है, रक्त तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, रक्त तरल संयोजी ऊतक है। यह रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित होने के कारण इसे क्या, परिसंचारी ऊतक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परिसंचारी ऊतक भी कहते हैं रक्त को। रुधिर लाल रंग का, कुछ चिपचिपा, अपारदर्शी, हल्का क्षारीय पदार्थ और जल के कुछ, जल से कैसा हो, जल से भारी होता है। कैसा, जल से भारी होता है, जल हल्का होता है, ब्लड भारी होता है। तो ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं, इनको एक भाषा के तौर में देखते हैं। ये क्या, ये हृदय और रुधिर वाहिनियों में होता है। कहाँ, हृदय और रुधिर वाहिनियों में होता है। हृदय क्या करता है, पंप करता है, ब्लड को सारे शरीर में भेजता है। तो रुधिर वाहिनियों में होता है, जो पूरे शरीर में क्या होता है, लगातार प्रवाहित होता रहता है। यदि लगातार रुधिर, रक्त प्रवाहित ना हो तो आदमी क्या हो, रक्त का थक्का जम जाए और व्यक्ति की मौत हो जाए। क्या हो, व्यक्ति की मौत हो जाए। ब्लड की प्रवाहित होने से ही सारे शरीर में ऑक्सीजन मिलती है और इसी के कारण व्यक्ति का शरीर चलता है। स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग, किसका, शरीर के भार का। ऐसे नहीं किसी को भी, किसी के में कोई 20 किलो का, उसके में 3 से 4 लीटर निकले तो उसके में भी नहीं निकलेगा। तो शरीर के भार का होता है। क्या, शरीर के भार का कितना, 7 से 8% लगभग। स्वस्थ मनुष्य में कितना, 5 से 5.5 लीटर पाया जाता है। कितना, 7 से 5.5 मतलब कितने, 70 kg का जो स्वस्थ मनुष्य माना था, 5 से 5.5 लीटर पाया जाता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4, हल्का क्षारीय। कैसा होता है, हल्का क्षारीय। इसके ऊपर क्या होगा, ये 7 क्या होगा, नॉर्मल, वो न्यूट्रल होता है 7, और इसके ऊपर ये क्षारीय, और इसके नीचे 6.9 से ये क्या होगा, अम्लीय। तो ये उदासीन, उदासीन, क्या ये उदासीन होता है।
तो ये देखा। अब देख लेते हैं जो ब्लड के कंपाउंड है, ब्लड किन किन भागों से मिलकर बना, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं आरबीसी, कंपाउंड ऑफ ब्लड, रक्त के घटक। रक्त के घटक तो कितने, तरल भाग कितना 55%, कोशिकीय भाग कितना 45%। तो इसमें क्या प्लाज्मा, इसमें है रुधिर कणिकाएं, क्या है तरल भाग में प्लाज्मा है और कोशिकाओं में रुधिर कणिकाएं हैं, क्या कोशिकाओं में रुधिर कणिकाएं। तो इनको देखते हैं। प्लाज्मा में कितने, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्लाज्मा में 93% क्या होता है, जल होता है, 6% प्रोटीन होते हैं, 102% कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, एमिनो एसिड, एंटीबॉडी, हार्मोन, विटामिन, साल्ट, ग्लूकोज, ड्रग आदि चीज़ें इसमें होती हैं। और रुधिर कणिकाओं में कौन, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, कौन प्लेटलेट्स। और इसमें प्रोटीन कौन कौन से थे, तो प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। प्रोटीन कौन, एल्बुमिन प्रोटीन, फाइब्रोजिन प्रोटीन और ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो एल्बुमिन प्रोटीन क्या करता है, रक्त को गाढ़ा करता है, क्या करता है, रक्त को गाढ़ा का बनाता है। और फाइब्रोजिन प्रोटीन क्या, रक्त को थक्का जमाने में कार्य करता है, क्या फाइब्रोजिन प्रोटीन क्या, रक्त के थक्का बनाने में, थक्का जमाने में, रक्त को जमाने में कार्य करता है। और जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये क्या, प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है, मजबूत करता है, ये क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। अब देखते हैं हम आरबीसी को। अब देखते हैं आरबीसी, इनको क्या बोलते हैं, एरोथ्रोसाइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरोथ्रोसाइट भी बोलते हैं, किसको, लाल रुधिर कणिकाओं को क्या बोलते हैं, एरोथ्रोसाइट भी बोलते हैं। तो देखते हैं ये क्या होते हैं। ये जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, ये स्वस्थ मानव में, क्या स्वस्थ मानव के शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 5.5 मिलियन। कितनी होती है, लगभग कितनी, 5.5 मिलियन क्या होती है प्रति, कितने में होती, प्रति मिलीमीटर, प्रति घन मिलीमीटर में, क्या प्रति घन मिलीमीटर, 5.5 प्रति घन मिलीमीटर, मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। इनका जो आरबीसी होती हैं इनका जीवन काल कितना होता है, इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। कितना होता है, 120 दिन का होता है। इनका निर्माण कहाँ होता है, इनका निर्माण होता है तो कहेंगे क्या कि बोन मैरो में, कहाँ पे, बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है तो अस्थि मज्जा में किसके किससे होता है, जो स्टेम सेल होती हैं, क्या स्टेम सेल के विभाजन से होता है। यदि यहाँ पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बच्चे गलत करते हैं, क्या करते हैं, पूछ लेता है कि स्टेम, कन्फ्यूज करता है इसमें। तो इसमें क्या कन्फ्यूज करता है कि कभी कभी पूछ लेता है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो रक्त का निर्माण, सॉरी आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तीनों का निर्माण एक ही जगह होता है। और तीनों का निर्माण क्या होता है, स्टेम सेल के विभाजन से ही होता है। तो पूछ लेता है कि कहाँ होता है। यदि पूछ ले आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, कहाँ, अस्थि मज्जा में होता है। यदि ये पूछे कि किसके विभाजन से या किस में होता, किसके कारण होता है या किससे होता है, या पूछे क्या किससे रक्त का निर्माण किससे होता है, तो रक्त का निर्माण होता है स्टेम सेल से। किससे होता है, स्टेम सेल से। यदि पूछे कहाँ तो बोन मैरो में, किससे तो स्टेम सेल में, किससे स्टेम सेल में। तो ये बात ध्यान रखना। तो रक्त कोशिकाओं का, क्या रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में उपस्थित स्टेम सेल के विभाजन के द्वारा होता है। क्या होता है, स्टेम सेल के विभाजन के द्वारा। स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट लिख दिया है कि रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा, अस्थि मज्जा में उपस्थित स्टेम सेल के विभाजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, स्टेम सेल के विभाजन के द्वारा होता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। किसको, जो स्टेम सेल के विभाजन को, या कह सकते हैं ये भी पूछा सकता है, स्टेम सेल के विभाजन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। रक्त प्रवाह से मृत आरबीसी, जो मान लीजिए कि जब रक्त प्रवाह होता है तो उनकी अब कितनी, इनकी अवधि कितनी थी, इनकी अवधि थी 120 दिन। कितनी थी, 120 दिन थी। तो जो कोशिकाएं, रक्त की जो कोशिकाएं हैं, जो इनका, जिनकी आयु 120 दिन हो गई है, तो वो क्या हो गई,
मृत हो जाएंगी। अब मृत हो जाएंगी तो उसमें क्या हो जाएगा, उनका ढेर लग जाएगा। यदि उनको अलग नहीं किया जाएगा किसी भी चीज़ को, जहाँ पे बार बार कूड़ा डालते रहें, तो क्या होगा, वहाँ पे ढेर लग जाता है। क्या होता है, ढेर लग जाता है। और जब ये मृत कोशिकाएं मृत उसी में पड़ी रहेंगी तो क्या हो जाएंगी, ये शरीर को हानि पहुंचाएंगी। तो इनको क्या अलग करना पड़ेगा। तो इनको अलग कौन करता है, तो इनको अलग करता है, तो उसी को देखते हैं। तो इनको अलग कौन करता है, इनको अलग करता है प्लीहा। कौन करता है, प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं। क्या, तिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इनका कब्रगाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी का कब्रगाह भी बोलते हैं। और इसी को कब्रगाह बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी का ब्लड बैंक भी, ब्लड बैंक भी इसी को बोलते हैं। वहीं पे क्या, कब्रगाह भी है, वहीं पे उसकी ब्लड बैंक भी है। उसी को प्लीहा को भी कब्रगाह बोलते हैं, और प्लीहा को ही क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लीहा को ही ब्लड बैंक बोलते हैं। अब इसमें एक चीज़ और समझ लो, एक चीज़ और समझने की है कि जो क्या होता है कि जो आरबीसी होती हैं, तो जब ये क्या होती हैं, वयस्क हो जाती हैं। क्या हो जाती है, जब इनकी आयु 100 दिन तक पहुंच जाती है। कितनी, लगभग 100 दिन में की कि वयस्क की उसमें पहुंच जाती हैं। तो इनमें क्या होता है, पहले क्या होता है, इसमें केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक। केंद्रक के बारे में पढ़ा है। तो केंद्रक होता है। तो जब ये वयस्क हो जाती हैं, क्या होता है, जब ये लाल रुधिरकणिकाएं कैसे वयस्क हो जाती हैं, तो इनमें केंद्रक का अभाव हो जाता है। क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित हो जाता है। क्या, केंद्रक अनुपस्थित हो जाता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन अपवाद में भी क्या है, अपवाद हैं कि जिनमें क्या केंद्रक पाया जाता है। तो जो ऊंट होता है, क्या होता है, ऊंट होता है, उसमें क्या होता है, वयस्क कोशिकाओं में भी क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। तो ये चीज़ थी। तो क्या क्या इसमें अब देखते हैं, जो रक्त वाहिका, जो रक्त प्रवाह में जो मृत आरबीसी हैं, क्या, जो मृत आरबीसी हैं, उनको छान कर हटाने का कार्य कौन करता है, स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली। क्या बोलते हैं, स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं, नामक अंग के द्वारा किया जाता है, जिसे आरबीसी का क्या, कब्रगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कब्रगाह। तो किसके द्वारा, स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली। क्या, स्प्लीन इंग्लिश में, प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं। स्प्लीन को इंग्लिश में तिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लीन को इंग्लिश में, हिंदी में तिल्ली बोलते हैं। तो इसी को क्या, कब्रगाह भी बोलते हैं। और क्या, स्प्लीन में ही, क्या, स्प्लीन में ही अतिरिक्त आरबीसी क्या, संग्रहित रहते हैं। क्या, अतिरिक्त आरबीसी किसमें, स्प्लीन में ही संग्रहित रहते हैं। और इसे शरीर का क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। किसको, स्प्लीन को ही कब्रगाह बोलते हैं, स्प्लीन को ही ब्लड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। तो जो वयस्क अब देखते हैं, जो वयस्क आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक कोशिकांग अनुपस्थित होता है। जो केंद्रक कोशिकांग है वो क्या है, अनुपस्थित होता है। लेकिन ऐसा सभी स्तनधारियों में देखा गया। क्या, जो सभी स्तनधारियों में क्या देखा गया। लेकिन क्या, अपवाद में क्या, जो ऊंट और लामा है, क्या, ऊंट और लामा है, इनमें क्या, केंद्रक पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। अब देखते हैं ब्लड, इस लाल रुधिर कणिकाओं में ये इनका रंग लाल क्यों होता है। इनका रंग लाल क्यों होता है, इनका रंग लाल होता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, जो कैसा लाल रंग का होता है। तो हीमोग्लोबिन कैसा होता है, लाल रंग का होता है। और ये हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है, 100 ग्राम खून ब्लड में कितना पाया जाता है तो ये 100 ग्राम में कितना पाया जाता है, जो 100 ग्राम में 14 ग्राम पाया जाता है। कितना, 100 ग्राम ब्लड में कितना, ये 14 ग्राम हीमोग्लोबिन Hb पाया जाएगा। कितना, Hb पाया जाएगा। हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है पूरे शरीर में। क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है अपने साथ। वो इसको देखते हैं। तो हीमोग्लोबिन कैसे, लाल रंग का होता है। किसके, हीमोग्लोबिन के कारण है क्या, रक्त का लाल रंग होता है। तो ये कितने, 2 भागों से बना होता है मिलकर। जो हीमोग्लोबिन है वो कितने, 2 भागों से मिलकर बना होता है। किसके, हीमो और ग्लोबिन। किस भाग से, हीमो और ग्लोबिन। जो जिसमें हीमो क्या होता है, वो आयरन होता है। क्या होता है, आयरन होता है। और ग्लोबिन क्या होता है, जो प्रोटीन होता है। क्या होता है, जो ग्लोबिन होता है ये क्या होता है, ये प्रोटीन होता है। क्या होता है, ये प्रोटीन होता है। क्या होता है, ये होता है प्रोटीन। तो इसमें क्या होता है,
जो आयरन है तथा जो कौन विटामिन B9 इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। जब एनीमिया जब क्या होगा, इसमें आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन के क्या होगा, जब इसमें आयरन की कमी होगी तो क्या आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। तो ये किसके, हीमोग्लोबिन से कम से क्या क्या हीमो और ग्लोबिन होता है। यदि इसमें हीमो आयरन कम होता है, इसलिए क्या कहते हैं, फल खाने चाहिए। क्या खाने चाहिए, फल खाने चाहिए, दूध पीना चाहिए, इसमें क्या होता है, आयरन होता है। तो आयरन कम हो जाता है तो क्या एनीमिया रोग हो जाता है, जिससे क्या होता है, आरबीसी या क्या हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या कम हो जाती है। तो क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन या क्या आरबीसी की मात्रा कम होने से क्या होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। क्या होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। तो इसलिए ये हीमोग्लोबिन, अब ये हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, HbO2। ये क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कैसा होता है, जो एक अस्थायी यौगिक होता है। कैसा होता है, अस्थायी यौगिक होता है। और ये कहाँ पे होती है प्रक्रिया, ये कहाँ पे होती है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ये कहाँ पे होती है, ये लंग्स में होती है, क्या फेफड़ों में होती है, कहाँ फेफड़ों में प्रक्रिया होती है। और जब यही क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये क्या होता है, ये लंग्स में फेफड़ों में गया, फेफड़ों से ये कहाँ होगा ये सारे, ये यहाँ पे फेफड़ों में पहुँचा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ने फेफड़ों से यहाँ अपन लोगों ने सांस ली, सांस लेके यहाँ से क्या ऑक्सीजन पहुँची, ऑक्सीजन यहाँ से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, क्या बना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में क्या किया, हृदय से होता हुआ पूरे शरीर में ले, जिसे शुद्ध रक्त बोलते हैं, तो शुद्ध रक्त की तरह पूरे शरीर में भेजा, पूरे शरीर में ऑक्सीजन की प्रक्रिया हो। तो ऑक्सीजन क्या, भोजन कोशिका के लिए, कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं तक पहुंचा, तो जो कोशिका में पहुंचने के बाद ये क्या ऑक्सीजन और फिर HB में ये क्या होता है, टूट जाता है। कहाँ पे ये होता है, टिश्यूओं में। कहाँ पे ये प्रक्रिया होती है, टिश्यू में, ऊतकों में। कहाँ पे ये प्रक्रिया होती है, ऊतकों में। तो ये क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस में टूट जाता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। तो ऑक्सीजन क्या कोशिकाएं रख लेती हैं, कोशिका क्या करती है, भोजन का निर्माण करती हैं, उस शरीर से ऊर्जा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, ऊर्जा प्रदान करती हैं क्या करती हैं, ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो ये क्या कर, ये कैसा होता है, ये एक अस्थायी यौगिक होता है, लेकिन एक स्थायी यौगिक बनता है, जिससे क्या होती है, मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। इसको समझ लेते हैं। जब क्या होता है कि जब जो क्या है, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्या नाम सुना होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बंद कमरे में लोगों की मृत्यु होती है। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड वो कैसे बनती है, जब क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन की से जो क्रिया करता है, कैसे में, पूर्ण दहन में। क्या होता है, जब पूर्ण दहन में क्रिया करता है, मतलब जो जितना कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन को जितना क्या होगा, जितनी ऑक्सीजन की जरूरत हो उतनी ऑक्सीजन मिल जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण दहन की प्रक्रिया। क्या पूर्ण दहन की प्रक्रिया, तो ये क्या बनाता है, CO2 बनाता है। तो ये बाहर निकल जाता है शरीर में, किसके द्वारा, श्वास के द्वारा बाहर निकल जाता है। लेकिन जब क्या होता है, जब ऑक्सीजन की का अपूर्ण या आंशिक दहन में, कैसे, आंशिक का मतलब क्या है कि जब ऑक्सीजन की कमी में, कहाँ कहाँ पे ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी कहाँ होगी, जैसे हम बंद कमरे में क्या करते हैं, कभी कभी धुआं रख देते हैं। क्या करते हैं, धुआं रख देते हैं, बंद कमरे में काफ़ी लोग होते हैं, तो क्या करते हैं, जब तो बंद कमरे में सभी लोग सांस लेंगे तो क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या, जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं कर पाएगा, वो कैसे, आंशिक, तो उसको क्या, पूरी उसको फुल ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए एक कार्बन है तो उसको एक ऑक्सीजन मिली, ठीक है, एक ऑक्सीजन की अणु, तो वो क्या करेंगे, CO बनाएंगे। क्या बनाएंगे, CO बना लेंगे। और ये CO क्या होगा और दो अणु हैं तो क्या, दो ऑक्सीजन मिल गए, तो ये 2CO, इसको पूरा संतुलित करने के लिए। तो ये क्या बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। तो ये क्या बनेगी, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, जो क्या होता है, जो एक स्थायी होता है। क्या, एक स्थायी गैस होती है। क्या, स्थायी यौगिक होता है। क्या, स्थायी यौगिक होता है, जिससे क्या होता है, ये स्थायी यौगिक होता है, जिस जिस जो शरीर में क्या करता है, जब अब ये बना, क्या बना,
कार्बन मोनोऑक्साइड बना, CO बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जब ब्लड जब हीमोग्लोबिन जाएगा तो ये फेफड़ों में जाएगा, तो ये क्या सांस के द्वारा क्या इसको CO मिलेगा। तो जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसको लेके जाएगा, क्या करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसको लेके जाएगा तो क्या बनेगा, HbCO बनेगा। क्या बनेगा, HbCO बनेगा, जो क्या होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होगा। जो क्या होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो क्या होगा, एक स्थायी यौगिक होगा। जो क्या होगा, जब ये इसमें लेके जाएगा तो ये क्या, जो CO है, ये किसमें, ऑक्सीजन प्राप्त होने, जो ब्लड में ऑक्सीजन होगा उसके ऑक्सीजन के साथ ये क्या करे, क्रिया करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा। तो जो ब्लड की इसको क्या, ब्लड की ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ब्लड में क्या होती है, ऑक्सीजन की जरूरत। ब्लड सोच रहा होता है कि ऑक्सीजन, जो हीमोग्लोबिन है वो क्या ऑक्सीजन लेके आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ब्लड क्या लेके कार्बन मोनोऑक्साइड लेके पहुंच जाता है, तो उसको क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन वो क्या और ऑक्सीजन को कम करने के लिए ले गया। तो ये CO ये क्या कर लेता, और ऑक्सीजन ब्लड से खींच लेता। तो ब्लड में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती। तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या हो जाता, व्यक्ति का रक्त में प्रवाह रुक जाता है। क्या होता है, व्यक्ति का रक्त प्रवाह हो जाता है, उसका थक्का जमने लगता है, और क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसे क्या होते हैं, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड का बोलते हैं। क्या जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड, कई बार सुना होगा, कार्बन के रूम में धुआं वगैरह धर के और गेट वगैरह बंद करके नहीं सोना चाहिए, ये यही कारण होता है। तो इसको समझ लेते हैं क्या है। तो जो क्या क्या समझे, हीमोग्लोबिन HB एट कहाँ, लंग्स मतलब फेफड़ों में। ये कहाँ, फेफड़ों में। फेफड़ों में एक प्रक्रिया जो ऊपर वाली है वो फेफड़ों की, जो नीचे वाली है जो वो कहाँ की, वो होती है कोशिका या टिश्यू में। तो HB ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की तो HB ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, जो कैसा एक अस्थायी यौगिक है, जो क्या होता है, जो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए सहायक होता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, मिलकर क्रिया करके कैसा अस्थायी यौगिक बनाता है। तो हीमोग्लोबिन में का निर्माण करता है क्या, हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो क्या ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक होता है। क्या, तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जो आवश्यक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही ऑक्सीजन परिवहन करती है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है, यही मैं समझाया। अब देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव। तो ये समझाया कि जब क्या होता है, जब पूर्ण दहन होता है तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बन के श्वास के द्वारा निकल जाती है। जब आंशिक दहन होता है, क्या जी, आंशिक दहन, तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यही कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके क्या बनाती, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कैसा एक स्थायी यौगिक होता है। क्या, एक स्थायी यौगिक होता है, जिससे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। जैसे क्या होता है, कई बार फिर समझाते हैं, जो इसमें बताया होता है क्या, इसमें कि बंद कमरे या जो क्या सीमित वायु होती है, यहाँ पे क्या बंद कमरे या जो सीमित वायु में जब कार्बन पदार्थ का दहन होता है, क्या कार्बन पदार्थ का दहन से क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो, जो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या स्थायी यौगिक बनाता है। क्या करता है, स्थायी यौगिक बनाता है। कौन सा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसके कारण क्या होता है, जो होता है, जो ऑक्सीजन वहन करने की इसकी क्षमता होती है, इसकी क्या, हीमोग्लोबिन की, और जो HbO2 की कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की, तो उसकी ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कम हो जाती है तो क्या व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये है, ये हमने देखी लाल रुधिर कणिकाएं। अब देखते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC। अब क्या देखते हैं, WBC, या इनको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। WBC को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। तो WBC को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली के सैनिक बोलते हैं। WBC को क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली के सैनिक बोलते हैं, भी क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली के सैनिक भी इनको बोला जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 5000 से 10,000 5,000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर, प्रति घन मिलीमीटर। क्या होता है, प्रति घन मिलीमीटर होता है। कितनी संख्या, 5,000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है इनकी संख्या। इनका जीवन काल कितना, 4 से 5 दिन होता है। कितना होता है, 4 से 5 दिन होता है। निर्माण कहाँ होता है इनका, अस्थिमज्जा में, वही स्तंभ कोशिका या स्टेम सेल, किसके द्वारा, स्टेम सेल की व्यवस्था, वही स्तंभ कोशिका, हिंदी में स्टेम सेल, इंग्लिश में बोलते हैं।
संक्रमण जब व्यक्ति में बीमार होता है तो संक्रमण फैलता है, तो संक्रमण के समय इनकी संख्या कई गुना बढ़ जाती है। क्या होती है? कई गुना बढ़ जाती है। इसी से इसका पता लगाया जाता है कि आदमी बीमार है या नहीं है। यदि WBC की संख्या बढ़ी मिली तो व्यक्ति बीमार है, WBC की संख्या घटी मिली तो भी व्यक्ति बीमार है। समझ लो गया। तो ये क्या है? संक्रमण के समय इनकी संख्या क्या कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि ये क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इनको लड़ने की क्षमता विकसित करनी है। क्या जो भी वायरस है, जो भी बीमारी है, जो भी रोग है, उससे लड़ने के लिए क्या ये अपनी संख्या बढ़ा लेती हैं। क्या करती है? उस बीमारी से लड़ने के लिए अपनी संख्या बढ़ा लेती है। क्योंकि ये क्या प्रतिरक्षा के सैनिक हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली के सैनिक हैं। जब भी कहा कहीं भी क्या वॉर होता है, मान लीजिए देश में कहीं वो लड़ाई होती है, तो क्या करते हैं? सैनिकों की संख्या क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो उसी प्रकार से ये काम करती है कि पहले संख्या इनकी कम रहती है, जब इनको रोग कोई भी रोग हो जाता है तो इनकी संख्या क्या करती है? उस रोग से लड़ने के लिए संख्या बढ़ जाती है। सो क्या पता चलता है कि व्यक्ति बीमार हो चुका है जब ब्लड की जांच करते हैं। तो WBC की अत्यधिक वृद्धि के कारण क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया बोलते हैं। यदि WBC की वृद्धि अधिक है, WBC ज़्यादा है, तो ल्यूकीमिया बोलते हैं। यदि WBC की कमी है, अत्यधिक कमी है, तो क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया। ये है ल्यूकोमिया है, और ये है ल्यूकोपीनिया है। ल्यूकोमिया, ल्यूकोपीनिया, तो ये अलग अलग ल्यूकोमिया और ल्यूकोपीनिया है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं आगे। तो अब ये देखा, अब देखते हैं इसके बाद इसके प्रकार देखते हैं। WBC के प्रकार, WBC के कितने प्रकार होते हैं, इनके प्रकार के बारे में हम देखते हैं। तो WBC के हम क्या देख रहे हैं? WBC के प्रकार देख रहे हैं। क्या देखने वाले हैं? WBC के प्रकार। तो WBC के कुल काफ़ी प्रकार होते हैं, तो उनको एक एक करके देखते हैं। WBC बेसिकली कितने दो प्रकार से बटी होती हैं। वैसे बेसिकली एक कणिका में, एक नॉन कणिका में, एक स्मूथ, एक कणिका में, उनमें उनके प्रकार हैं। तो उनको देखते हैं एक एक करके। पहले कौन सा? न्यूट्रोफिल्स। क्या? न्यूट्रोफिल्स, रुधिर कणिका न्यूट्रोफिल्स। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है जो श्वेत रुधिर कणिकाओं में इनकी संख्या कितनी होती है? 50 से 65%। कहीं कहीं 70% भी लिखा मिलता है। कितना? 70% भी लिखा मिलता है। तो 50 से 65%, इसका कोई निश्चित नहीं है, ये बता दिया गया। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये जीवाणुओं और क्या करता है? अन्य बाहरी पदार्थों को क्या नष्ट करके रोगों से रक्षा करता है। ये शरीर की क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है। कौन करता है ये शरीर की रक्षा? ये करता है न्यूट्रोफिल्स। कौन सा? न्यूट्रोफिल्स। तो इसका काम ये कि इनकी संख्या कितनी? 50 से 65% होती है। जीवाणुओं और अन्य बाहरी पदार्थों को नष्ट करके क्या रोगों से रक्षा करता है। अब लिम्फोसाइट। कौन सा? लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट की संख्या कितनी होती है? ये 25 से 33% तक होती है। कितने? 25 से 33% होती है। ये क्या करती हैं? ये एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। दूसरा क्या? मोनोसाइट। क्या? मोनोसाइट। ये इनकी संख्या कितनी? 3 से 9% होती है। कितनी? 3 से 9%, कहीं कहीं 6% भी लिखा मिलता है। 3 से 9%। तो रोगाणुओं का ये क्या करता है? भक्षण करने वाली ये सबसे सक्रिय कोशिकाएं होती हैं। ये क्या करती है? जो रोगाणु होते हैं उनको भक्षण करने वाली ये क्या सबसे सक्रिय कोशिकाएं होती हैं। ये भी क्या करती है? रोगाणुओं को भक्षण ही करती हैं। तो ये क्या करती हैं? सबसे सक्रिय कोशिका होती हैं। ये क्या होती हैं? सबसे सक्रिय कोशिकाएं होती हैं। इओसिनोफिल्स। क्या? इओसिनोफिल्स। ईओसिनोफिल्स। क्या? ईओसिनोफिल्स। इनकी संख्या कितनी होती है? 1 से 3% होती है। 1 से 3%। ये क्या? ये सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये कैसे? ये प्रतिरक्षा प्रणाली में क्या होती है? सहायक होती हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली में ये कैसी सहायक कोशिकाएं होती हैं। अब वेसोफिल्स कितनी? 1% से भी कम होती हैं। क्या होती हैं? 1% से भी कम होती हैं। ये क्या करते हैं? ये एलर्जी के लिए होती हैं। किसके लिए होती हैं? ये एलर्जी के लिए होती हैं। किसके लिए होती है? एलर्जी के लिए होती है। अब आपने देखा कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली WBC के प्रकार और WBC के कार्य वगैरह हम देख चुके हैं। अब देखते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, तो ये क्या? ये प्रतिरक्षा प्रणाली WBC को क्या माना जाता है? WBC को प्रतिरक्षा प्रणाली के सिपाही माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रतिरक्षा प्रणाली के सिपाही। तो प्रतिरक्षा देखते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली कितनी? 2 प्रकार की होती है। कितनी? 2 प्रकार की होती है। कितने? 2 प्रकार की होती है। मानव में कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक अवशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, एक विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। अवशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली कैसी होती है? अवशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली ऐसी होती है जैसे कि हम
दवा खाते हैं, किसी मान लीजिए बुखार की दवा खाते हैं तो वो क्या करती है, बुखार को नष्ट कर देती है। क्या करती है, बुखार को नष्ट कर देती है। तो ये क्या होती है, ये सामान्य होती है, अवशिष्ट होती है। कैसी, सामान्य अवशिष्ट। एक विशिष्ट प्रकार की कैसी होती है, विशिष्ट प्रकार की वो होती है जिसमें क्या, किसी एक ही बीमारी के लिए एक ही वो होता है। जैसे कैंसर की बीमारी है या कोई ऐसी बीमारी जिसके लिए को सुना हो, किसी व्यक्ति के लिए एक विशेष प्रकार कोई एक इंजेक्शन बना, 1 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन लगना है, उसकी ऐसी बीमारी। तो वो क्या होती है, किसी खास रोग की, वो क्या करती, जो रोगाणु की कोशिकाएं होती हैं उनको ढूंढ के जाके मारती हैं। क्या करती हैं, ढूंढ के जाके मारती हैं। ये क्या करती हैं, ये भी करती हैं, उसी पे कार्य करती हैं। लेकिन ये क्या करती हैं, अगर शायद नहीं मिली तो जो कोशिका अगर बीमार होगी तो उसको, ये अपनी कोशिका को भी क्या करती हैं, नष्ट कर देती हैं। ये है, कोशिश तो करती हैं पहचानने की, लेकिन ये क्या करती हैं, अगर नहीं मिली तो ये अपने आप को भी, अपनी कोशिका को भी क्या करती हैं, नष्ट कर देती हैं। ये क्या करती हैं, ये ढूंढ के उसी कोशिका को नष्ट करती हैं। ये होती है। देखते हैं मानव प्रतिरक्षा प्रणाली। तो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली कितने, 2 प्रकार की होती है, एक अवशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली, एक विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली। तो विशिष्ट अवशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है, ये अपनी कोशिकाओं और बाहरी कोशिकाओं के पहचान के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। क्या करती हैं, अपनी कोशिकाओं, बाहरी कोशिकाओं की पहचान के सिद्धांत पर ये क्या करती हैं, कार्य तो करती हैं, लेकिन क्या करती हैं, ये कभी कभी फेल हो जाती हैं। तो यह किसी भी प्रकार की बाहरी कोशिका, अंग, ऊतक या रोगाणु पर क्या करती है, हमला करके उसको क्या, नष्ट करती है, नष्ट करने की कोशिश करती है। और ये विशिष्ट प्रकार की प्रणाली, ये क्या, यह भी रोगाणुओं को क्या, पहचान कर, ये क्या, यह रोगाणुओं को पहचान कर प्रत्येक रोगाणुओं के लिए अलग अलग, क्या, ये प्रत्येक रोगाणुओं के लिए अलग अलग एवं विशिष्ट एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। क्या करती है, विशिष्ट एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, जिससे रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है। क्या किया जाए, जिससे रोगाणुओं को नष्ट कर, तो अपनी बॉडी के 2 प्रकार की बनाती है, एक सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली बनाती है, एक विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली बनाती है। विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे, जैसे कि हम अभी, ये क्या था, कोरोना आया था। क्या था, कोरोना से समझ में आएगा, क्या, कोरोना से क्या आया था, कोरोना। तो कोरोना में क्या, टीका लगाया गया था, या पोलियो को टीका लगाया था। क्या, टीका लगा के क्या किया जाता है, किसी विशेष, क्या, किसी विशेष प्रकार की, क्या, ये क्या लिख रहा हूँ, विशेष प्रकार का, क्या, इसमें उसका वायरस डाला गया अपने शरीर के अंदर। तो उसको क्यों डाला गया है, इंजेक्ट किया गया, क्योंकि वो क्या करे, कोशिकाएं क्या, विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली बनाए, क्या, प्रतिरक्षा प्रणाली बनाए। तो इसीलिए जो टीका लगता है वो इसीलिए लगता है कि किसी एक विशेष प्रकार की बीमारी के लिए टीका लगाया जाता है, ताकि वो क्या करे, किसी विशिष्ट प्रकार की विशिष्ट प्रकार की बीमारी के लिए वो विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण करे। क्या करे, विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण करे, जिससे वो क्या कर सके, उस बीमारी से क्या, लड़ने की क्षमता बढ़ा सके। क्या करे, लड़ने की क्षमता बढ़ा सके। इससे ये समझ में आ गया होगा। तो जो किससे, जो कोरोना का टीका लगाया था, किससे, कोरोना से लड़ने के लिए कोरोना का टीका लगाया गया था। क्या किया, तो कोरोना का टीका लगाया गया था। तो ये उसी पर करती है। तो एंटीबॉडी किसकी, प्रोटीन का बना होता है। जो एंटीबॉडी होते हैं वो किसकी, प्रोटीन की बने। तो ये रक्त में क्या, प्लाज्मा में पाया जाता है। किसमें, रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। तो प्लाज्मा में हम देखे थे कि एंटीबॉडी वगैरह प्लाज्मा में थी। तो ये हमने पढ़ा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त के बारे में। अब कल देखेंगे प्लेटलेट। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।